Hello student, today we will study about respiratory quotient or RQ. It is also known as respiratory ratio. देखिए रेशियो किसका, RQ is equal to volume of CO2 upon वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने रेस्पिरेशन में देखा कि O2 का यूज़ करके कोई भी जो सबस्ट्रेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या रिलीज करता है, CO2। सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, जो रिलीज हुई है CO2, एंड वॉल्यूम ऑफ O2 जो क्या हुई है, कंज्यूम्ड हुई है। ठीक है, तो दैट रेशियो इज कॉल्ड RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2। ये जो RQ है, इट कैन बी मेजर्ड बाय गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस इंस्ट्रूमेंट में हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डाल सकते हैं। जैसे हमने प्रोटीन के लिए हमने पल्सेस और बीन्स ले लिए, फैट के लिए हमने ऐसे ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स ले लिए लाइक ग्राउंडनट सीड्स, मस्टर्ड सीड। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने सीरियल्स ले लिए। तो उनके हेल्प से ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में CO2 और O2 इन वॉल्यूम को मेज़र करके इनका जो रेशियो होता है, दैट वैल्यू क्या होती है, वो RQ। ठीक है, और इस RQ वैल्यू से हम एक जो सबस्ट्रेट होता है वो एक सबस्ट्रेट जो है वो दूसरे सबस्ट्रेट से वेरी भी होता है, यानी वैल्यू ऑफ RQ वेरीज फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट से डिफरेंट है, फैट्स प्रोटीन से डिफरेंट है, तो वो RQ वैल्यू से ही पता लगेगा कि इनके ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस होता है। थर्ड इज वैल्यू ऑफ RQ और क्या हेल्प करती है, डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एंड द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कि एरोबिक है या एनारोबिक है, ये भी किससे डिसाइड हो सकता है, RQ से। तो अभी हम डिफरेंट जो सबस्ट्रेट हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उनकी RQ हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट इज RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है कि जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट है। ये किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको होता है जो ग्रीन लीव्स है जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फ्लावर है, फ्रूट है, और जो सीरियल्स हैं जर्मिनेटिंग सीरियल जैसे वीट, राइस, मेज, मिलेट, इनके जो सीड्स में ज़्यादा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, और इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1। कैसे देखते हैं, देखिए ये है C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म CO2 एंड H2। इसे अगर हम बैलेंस करें 6O2, 6CO2 एंड 6H2, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि RQ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2। वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या है, 6, एंड वॉल्यूम ऑफ O2 क्या है, 6, 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ क्या होगा, ऑलवेज 1। ठीक है, नेक्स्ट इज RQ ऑफ फैट्स। टू कैलकुलेट द फैट्स, RQ ऑफ फैट्स, एक हमने एग्जांपल ले लिया फैटी एसिड का, ट्राईपामिटिन C51H98 ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीडाइज हुआ, क्या रिलीज हुई, CO2 एंड H2। अगर आप इस फैटी एसिड को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन जो है इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं कंपैरेटिवली कार्बन
और हाइड्रोजन क्या है, लो है। तो यहाँ पर इसे ऑक्सीडाइज होने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो ये अगर हम इसे बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर है, 145, ठीक है। और CO2 जो रिलीज हो रही है दैट इज 102 एंड 98 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये कौन सा जो सब्सटेंस है, ट्राईपामिटिक। ट्राईपामिटिक जो एसिड है, अब इसके हम आरक्यू कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2। CO2 कितना है यहाँ पे 102 और O2 145। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसका जो आरक्यू वैल्यू है वो लेस देन 1 आएगी। कितनी आएगी, 0.7, अराउंड 0.7। यहाँ पर ये लेस देन 1 क्यों आई है वैल्यू, बिकॉज फैट्स जो हैं आर पुअरर इन ऑक्सीजन एंड रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर देयर ऑक्सीडेशन। सो आरक्यू वैल्यू क्या हुई है, इसमें लेस देन 1 आई है। एग्जाम्पल कौन से हैं फैट्स में, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स हैं जब वो जर्मिनेट होते हैं तब ये फैट का रिस्पायरेशन होता है। जैसे हम देखेंगे पीनट्स है, मस्टर्ड सीड्स हैं, कोकोनट, सनफ्लावर, कैस्टर, जितने भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स हैं उन सब में आरक्यू फैट्स कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम पर ये वैल्यू आती है और वो कितनी होगी, ऑलवेज लेस देन 1। ऑलिव, कैस्टर, पीनट्स, इनके जर्मिनेटिंग सीड्स एग्जाम्पल हैं फैट्स की। थर्ड इज आरक्यू ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के आरक्यू वैल्यू भी जो है वो लेस देन 1 है। सिमिलरली फैट, सेम रीज़न कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इनमें हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो लेस है कंपैरिजन टू अमाउंट ऑफ कार्बन। तो प्रोटीन एक्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कब ये प्रोटीन एक्ट करेगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एब्सेंट होंगे तब ये प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा। और इसका भी जो आरक्यू वैल्यू है वो फैट्स के इक्विवेलेंट ही है, लेस देन 1 ऑलवेज। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन्स आर, जितने भी जो बीन्स हैं, पी, उनके जर्मिनेटेड सीड्स एग्जाम्पल हैं, उनमें प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ होता है। एग्जाम्पल ग्राम, पी, बीन्स, जितनी भी पल्सेस हैं उनमें सब में प्रोटीन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। और एक अगर हम मैच्योर सेल में देखें तो प्रोटीन विल एक्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आफ्टर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। दिस इज थर्ड and now we will study RQ of organic acid. Organic acids are rich in oxygen, so it requires less oxygen during respiration. For example, oxalic acid. ये ऑक्सीडाइज हुआ, देन CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन हुआ। आरक्यू कैलकुलेट किए इसे बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, हाँ 4, देन 4 अपॉन 1, सॉरी ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल है। तो इसकी वैल्यू जो है ऑर्गेनिक एसिड की वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 1 इन ऑर्गेनिक एसिड। Similarly, this result found in malic acid, oxaloacetic acid। जितने भी ये जो ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उन सब का अगर हम रिस्पायरेशन ये देखें, आरक्यू कैलकुलेट करें तो सबकी आरक्यू वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मोर देन 1 किसकी होगी, ऑर्गेनिक एसिड, लेस देन 1 फैट्स एंड प्रोटीन्स, इक्वल्स टू 1 कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने ये 4
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़े हैं जिनमें ये आपको वैल्यू याद रखनी है। अब फिफ्थ इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन CO2 is evolved without intake of oxygen. So value of RQ क्या आएगी? देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज है, नो ऑक्सीजन यूज्ड, क्या फॉर्मेशन होता है इथाइल एल्कोहल का प्लस CO2 प्लस एनर्जी। यहाँ पे CO2 तो इवॉल्व है बट ऑक्सीजन नॉट कंज्यूम्ड। सो RQ वैल्यू जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स आए हैं 2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल। देन वी विल कैलकुलेट RQ वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, CO2 रिलीज O2 कंज्यूम। तो O2 तो कोई कंज्यूम नहीं हुई है तो CO2 कितनी है 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन 0, तो 2 अपॉन 0 क्या आएगा आंसर इन्फिनिटी। RQ ऑफ हम कहेंगे कि जो बैक्टीरिया फंजाई जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उनमें RQ वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। नाउ सिक्स्थ लास्ट इज RQ ऑफ fleshy plant such like CAM plants. In some CAM plant, for example Opensia, cactus, bryophyllum, aloe vera, in these fleshy plants जो कार्बोहाइड्रेट है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, क्या होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज। और ये कब होता है, इनमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है एट द टाइम ऑफ हम कहेंगे कि नाइट में होगा। कैम प्लांट्स में हमने देखा जो रिएक्शन होती है कब इनिशिएट होती है नाइट में। तो वी कैन से कार्बोहाइड्रेट आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक एसिड इन डार्क। देखिए C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू अभी हम बैलेंस करेंगे और क्या फॉर्म होगा, जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ C4H6 मैलिक एसिड, ये है मैलिक एसिड जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट बना है उसमें प्लस H2O। तो इसका अगर हम RQ कैलकुलेट करें तो CO2 अपॉन O2 होता है। CO2 तो कोई यूज ही नहीं हुई, ज़ीरो, कोई CO2 इवॉल्व नहीं हुई, यहाँ पे लिखेंगे नो CO2 इवॉल्व। तो 0 अपॉन कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके 3 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल्स, ये भी 3 मॉलिक्यूल्स। तो 0 अपॉन 3 तो क्या आएगा 0। RQ ऑफ सक्यूलेंट और फ्लैशी प्लांट लाइक कैम प्लांट्स, उनमें RQ वैल्यू क्या होगी 0। तो स्टूडेंट्स ये आपने पढ़ा RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो क्या होगा इक्वल्स टू 1, सेकेंड RQ ऑफ फैट्स लेस देन 1, थर्ड RQ ऑफ प्रोटीन्स सिमिलरली क्या होगा फैट्स की जैसे ही लेस देन 1, फोर्थ RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड ये क्या होगा मोर देन 1, RQ ऑफ सक्यूलेंट फ्लैशी प्लांट्स 0, एंड सिक्स्थ इज RQ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होगा इन्फिनिटी। तो इसमें क्वेश्चंस जो हैं दोनों ही तरह से आ सकते हैं कि 0 किसका RQ होता है, देन यू विल आंसर ऑर्गेनिक एसिड का। आप कहोगे कि 0 किसका होता है सक्यूलेंट प्लांट और फ्लैशी प्लांट्स का। ठीक है, तो क्या आपको दोनों ही तरह से याद रखना है इनमें RQ वैल्यू भी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ये RQ यानी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन is affected by several factors. It can be divided into two types, external factor and internal factor. So first we will talk about external factor. First is temperature. देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा हम कह सकते हैं कि
रेस्पिरेशन रेट भी हाई होती है, बट ये जो टेम्परेचर है इसके लिए जो ऑप्टिमम होता है रिस्पायरेशन के लिए, दैट इज़ 0 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऑप्टिमम रेंज है। सॉरी, 20 डिग्री, 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। वाई? बिकॉज एट लो टेम्परेचर अगर हम देखें कि 0 डिग्री सेल्सियस या बिलो टेम्परेचर, एंजाइम्स जो होते हैं दे डू नॉट गेट एक्टिवेट, एंजाइम्स not activated at low temperature. At high temperature they get denatured. एंजाइम्स का क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो हाई टेम्परेचर पर भी रेस्पायरेशन रेट क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। एट लो टेम्परेचर पर भी रेस्पायरेशन रेट स्टार्ट नहीं होगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है रेस्पायरेशन रेट के लिए? 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या एडवांटेज है? आपने देखा होगा कि जो वेजिटेबल्स को हम फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो स्पॉइल नहीं होते हैं। वेजिटेबल और जो फ्रूट्स हैं वो राइप नहीं होंगे। अगर वो बाहर रूम टेम्परेचर पर रहेंगे तो उनमें रेस्पिरेशन रेट क्या होगी? इंक्रीज़ होगी एंड दे विल राइप, वो जल्दी से राइप होने लग जाएंगे और स्पॉइल हो जाएंगे। तो वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्पॉइलेज से बचाने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज इसलिए करते हैं टू डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट फैक्टर इज ऑक्सीजन। सी देखिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में क्या होता है? रेस्पायरेशन हो गई, यानी हम ये कहेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो एसेंशियल किसके लिए है? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो एक टर्मिनल एक्सेप्टर का काम कर रहा है, ठीक है, किसमें? ईटीएस में, क्योंकि जो फाइनल एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होता। तो ऑक्सीजन अफेक्टर जो फैक्टर है कैसे अफेक्ट करता है? इट डिटरमाइन ओनली एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, थर्ड फैक्टर इज वाटर, H2। देखिए, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन सीड्स में रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी सीड्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, उनमें वाटर का जो परसेंटेज होता है 8 to 12% होता है। तो उनमें वाटर जो होता है बिल्कुल हम कहेंगे इतना मिनिमम होता है, तो इसलिए रेस्पिरेशन रेट में क्या होती है? लो होती है। जैसे इन सीड्स को वाटर में हम रखते हैं, यानी सॉक करके रखते हैं, तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होते हैं, उनमें वाटर एंटर होता है। तो जैसे ही वाटर उनमें एंटर होता है तो रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो वी कैन से कि जो वाटर है इट कॉजेज हाइड्रोलाइसिस एंड एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द रेस्पिरेशन रेट। फोर्थ इज CO2। फोर्थ फैक्टर इज CO2। देखिए, CO2 क्या करता है? CO2 जितना ज़्यादा हाई होगा, कंसनट्रेशन उसकी जितनी हाई होगी उतना ही रेस्पिरेशन जो रेट है वो क्या होगी? लो होगी, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 डिक्रीज द रेस्पिरेशन रेट। तो ये थे एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं। देखिए, इंटरनल फैक्टर में फर्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। जो यंग सेल्स होती हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं उनका प्रोटोप्लाज्म डेंस है, साइटोप्लाज्म एक्टिव है, तो उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होगी? हाई होगी एज कम्पेयर टू मैच्योर सेल। तो प्रोटोप्लाज्म जिनका डेंस है रेस्पिरेशन रेट हाई है, या हम इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो यंग सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी होती है? डिवाइडिंग सेल्स। उनमें रेस्पिरेशन रेट हाई होती है एज कम्पेयर टू मैच्योर सेल। रेस्पिरेशन रेट मैच्योर सेल में लो
और यंग सेल और मेरिस्टेमेटिक सेल में रेस्पिरेशन रेट हाई होती है. वाई? बिकॉज प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म एक्टिव होता है. नेक्स्ट इज इंजर्ड पार्ट. सेकेंड फैक्टर इज इंजर्ड पार्ट, कि कोई भी अगर प्लांट का कोई भी पार्ट है वो डैमेज हो गया, उसमें कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई है, तो उस पार्ट को हील करने के लिए रेस्पिरेशन जो रेट है उसमें शार्पली इंक्रीज देखते हैं हम. तो इंजर्ड पार्ट में शार्पली इंक्रीज होता है इन रेस्पिरेशन रेट. क्यों होगा? टू प्रमोट हीलिंग. टू प्रमोट हीलिंग. क्लियर? कि इंजर्ड पार्ट जो होंगे वो कैसे अफेक्ट करेंगे, उनमें रेस्पिरेशन रेट जो हाई हो जाएगी टू प्रमोट हीलिंग. तो ये थे इंटरनल फैक्टर्स. अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है. ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट इन इम्पोर्टेंस. देखिए फर्स्ट क्या है, एक तो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल में चेंज हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है, इनसॉल्यूबल होता है बॉडी में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्यूबल में. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक फूड है दैट विल कन्वर्टेड इनटू सिंपलर विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन. एक तो ये एडवांटेज है, ये इम्पोर्टेंस है. दूसरा जो CO2 जो है और ऑक्सीजन, यानी ये जो रेस्पिरेशन है एक मेंटेन भी करके रखते हैं एटमॉस्फेयर में. तो मेंटेन हम कहेंगे टू मेंटेन गैसियस बैलेंस. टू मेंटेन गैसियस बैलेंस. कि अगर रेस्पिरेशन में CO2 अगर इवॉल्व नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या यूज़ करेंगे? यही CO2 इवॉल्व होती है एटमॉस्फेयर में, जिसको यूज़ कौन करते हैं? प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो टू मेंटेन गैसियस बैलेंस. तो ये इम्पोर्टेंस है रेस्पिरेशन की. थर्ड इम्पोर्टेंस इज जो भी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो प्लांट या लिविंग बींग्स किस में यूज़ करते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में. यानी उनकी जो ग्रोथ है, रिपेयर है, टिश्यूज़ रिपेयर करने में, या सेल्स की ग्रोथ में, या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वो एनर्जी यूज़ होती है. तो एक ये भी एडवांटेज है कि रेस्पिरेशन की ड्यूरेशन ड्यूरिंग respiration energy is released to used in the process of metabolic activities. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट होता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.